नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुश्मनों से लोहा लेते हुए हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ के गांव चितलांग निवासी सेना के जवान रामपाल सिंह तंवर शहीद हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिग्वंत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करें। सेना में हवलदार रामपाल सिंह तंवर गुलमर्ग में ड्यूटी पर तैनात थे। 20 जनवरी को ड्यूटी के दौरान वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। रामपाल सिंह तंवर 2002 में आर्मी में भर्ती हुए थे। रामपाल की 3 संतानें हैं। लड़की की उम्र 13 साल और बेटे 10 साल का और 8 साल के हैं। शहीद रामपाल के पूरे परिवार में लगभग 25 सैनिक हैं। रामपाल के पिता और बड़े भाई सूबेदार रमेश सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री डैम को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में डैम निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्य रूप से तो आदि बद्री 2 खोल है वहाँ, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती हैं और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें ये पता लगता है कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज इसका परिणाम निकला और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं तो वहाँ उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा। 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा। और इसको हम निश्चित रूप से आगे जहाँ तक कैथल है, कैथल तक इसका जो मार्ग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरस्वती का मार्ग लिखा हुआ बहुत जगह पर, उसको निर्बाध करेंगे, उसको धारा प्रवाह। आज ये ऐतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम ज़मीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहाँ पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी ज़मीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक प्रयत्न है, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी, और जिससे हिमाचल के लोगों को भी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कन्वर पाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में धमकी के मामले को गंभीरता से लिया गया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता से नौकरियां दे रही है। जिस तरह पेपर लीक मामले में सभी लोग पकड़े गए, इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अध्यापकों से अपील की कि टीचर बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, उन्हें टीका लगवाना चाहिए। वहीं कन्वर पाल गुर्जर ने यूपी चुनाव पर कहा कि योगी ने कानून व्यवस्था विकास के मामले में बेहतर कार्य किया है। यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग होते हैं वो कई बार धमकाने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं होता ताकतवर है वो, तो कई बार वो अपना तरीका होता है उनका काम करने का, वो भी इस प्रकार करते हैं, गुंडागर्दी तो करते ही हैं। तो अगर उन दी तो निश्चित तौर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा आदमी जो इस प्रकार के काम करता है, सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा कोई व्यक्ति, जो सरकार ने एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने का काम किया, अगर कुछ लोग इसमें अड़ंगड़ आएंगे तो निश्चित तौर से खिलाफ सख्त कार्रवाई। कंप्लेंट नहीं की, बोर्ड ने स्वयं संज्ञान लिया, बोर्ड को कहीं से पता चल गया, अगर एक केस उनके पास मिला तो उन्हें कहा और भी केस होंगे, तो बोर्ड ने स्वयं संज्ञान लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो इस बात से ही पता चलता है ना सरकार कितनी निष्पक्षता से काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात कही थी आपके सामने, लेकिन अभी कोर्ट का निर्णय आया है तो उसमें कोर्ट ने कहा कि हम किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते इंजेक्शन लगवाने के लिए, ये उसकी अच्छी है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी ये बात कहूँगा और टीचरों से भी ये बात कहूँगा कि वो टीचर जो है वो बच्चों के लिए आदर्श होता है और निश्चित तौर से उन्हें जो वैक्सीन है वो लेनी चाहिए। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कमाल कर दिया, जितनी कम टाइम में जितने ज़्यादा बच्चों ने डोज ली है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूँ जल्दी ये सारा क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने डोज ली। तो सबको पता गया आजमा किसका अच्छा है। और जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कितना भ्रष्टाचार, किस प्रकार के घोटाले होते थे, वो अखबारों में भी छपते थे। लेकिन सरकार को 7 साल आगे बढ़े, आए तो कोई घोटाला इस प्रकार की कोई बात नहीं। अगर कहीं भी सरकार को नजर आया तो विपक्ष ने मुद्दा तब तक नहीं उठाया, उससे पहले तो सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया। कहीं भी कोई भी आज तक हुआ अगर सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की। और ये भी अगर मामला है डांडवाड़ा में तो इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और जांच आपके सामने है, जहाँ पहले जांच हुई थी उससे सरकार सेटिस्फाई नहीं, और जो एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं उनको जांच दे दी, जो पहले गृह सचिव भी रहे हैं, तो SS प्रसाद जी को जांच दी कि निष्पक्ष दूध का दूध पड़ेगा। योगी जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया ना वो अपने आप में लाजवाब है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो कानून व्यवस्था की थी। कोई भी आदमी ना ही तो अपने मान सम्मान के लिए सुरक्षित था और ना ही वो अपनी जो संपत्ति थी उसमें सुरक्षित था। यानी कि हर टाइम उसके मन में डर था, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कानून उसका साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने वो कायम कर दिया, विश्वास कायम कर दिया कि आपका मान सम्मान भी सुरक्षित है, आपकी संपत्ति भी सुरक्षित है। किसी की ताकत इतनी नहीं है जो आपके मान सम्मान के साथ और आपकी संपत्ति के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सके। तो उस बात को आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से महसूस, क्योंकि लोगों को लगता है कि पंजाब की स्थिति को अगर कोई सुधार सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। कारण क्योंकि जब हरियाणा और पंजाब बने थे तो हरियाणा पंजाब जो था बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति थी उसकी, हरियाणा की बहुत कमजोर स्थिति थी। और कई बार ये पंजाब के जो बड़े अधिकारी थे वो मजाक में हरियाणा को ये कहते थे कि भाई आप अपनी लेकिन इस टाइम के बाद आज स्थिति है कि पंजाब की अपनी स्थिति नहीं है अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने की, और आर्थिक रूप से जितनी मजबूत हरियाणा की स्थिति है पंजाब की स्थिति बेहद खराब है। तो ऐसे में वो जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पंजाब की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर इसको ठीक कर सकता है तो केवल और केवल बीजेपी कर सकती है। जैसे हरियाणा में है, चाहे जनहित के काम की बात देख लो, हम 11 फसलें खरीद रहे, वो 2 फसलें खरीद रहे। चाहे हरियाणा में कांग्रेस ने 31 मार्च 2022 तक डिजिटल सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। पार्टी ऐप पर सदस्यता अभियान चलाएगी। हालांकि 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ था, परंतु अब कांग्रेस कोरोना के चलते कागज आधारित सदस्यता अभियान की बजाय डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया है। पार्टी ने हर ब्लॉक के मुख्य नामांकनकर्ता का नाम 31 जनवरी तक भेजने के आदेश जारी किए हैं।
और इसी के साथ नियुक्त किए गए नामांकनकर्ताओं को पीसीसी अध्यक्ष ने एसएमएस के माध्यम से नियुक्ति सूचना प्राप्त होगी। वे एसएमएस से दिए गए लिंक पर ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर नए सदस्यों के नाम अपलोड करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पलवल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा जजपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश अटोहा ने कहा कि जजपा सुप्रीमो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो वादा चुनावों से पहले किया था उसे पूरा कर दिखाया है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जजपा ने हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा किया था, जो पूरा हो चुका है। लेकिन पंचायत राज्य चुनाव के सवाल पर कहा ब्रजेश अहोटा ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है। फरवरी की तारीख लगी हुई है। सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाई दुष्यंत चौटाला ने जो वादा किया था अपने चुनाव में कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने सबसे बड़ा वादा था 75% रोजगार। हमारे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बाहर के लोकल युवाओं को रोजगार नहीं था और जो बाहर प्रदेशों के युवा थे उनको रोजगार था। तो उनका ये सबसे बड़ा वादा था कि हम हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, 75% अधिकार हम देंगे युवाओं को। तो वो कानून पास हो गया है और ये लागू भी हो गया है। किस तरह से प्रक्रिया रहेगी इसकी एक लिंक दिया हुआ है, जो इस पर आवेदन करेगा, जो हरियाणा का लोकल इस पर आवेदन करेगा, उसको इसमें अहमियत मिलेगी। इसी क्या वो प्रोसेस रहेगा कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? उसके लिए डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। डोमिसाइल है जो भी, और फैमिली आईडी बनी हुई है। हाँ नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि डोमिसाइल है और फैमिली आईडी है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसे देख के। आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं के लिए क्या सुविधा की? महिलाओं के लिए हमारी माता श्री नैना चौटाला जी ने एक हरी चुनरी चौपाल चलाई थी। उसमें महिलाओं से वादा किया था कि हमें पंचायतों में आपको 50% आरक्षण दूंगी, तो उन्होंने वो आरक्षण देने। पिछले काफी दिनों से नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। नगर निगम के द्वारा एक अभियान के जरिए प्रॉपर्टी को सील भी किया जा रहा है। उसी के चलते अंबाला के कांग्रेस भवन में भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का नोटिस लगाया गया है, जिसमें 13,83,000 की धनराशि बकाया पाई गई है। ज्यादा जानकारी देते हुए निगम अधिकारी जरनेल सिंह ने बताया कि कांग्रेस भवन का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की वजह से नोटिस लगाया गया है, जिसके बाद नोटिस का रिप्लाई कांग्रेस की तरफ से आया है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच को दे दिया गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि का कहना है कि जो नोटिस लगाया गया है वो कमर्शियल है, जबकि बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल है। इसके लिए ब्रांच को दोबारा से जांच कराने को कह दिया गया है। अगर टैक्स नहीं भरते तो उसे सील भी किया जाएगा। नहीं, इंस्टीट्यूशन अगर वो बता रहे हैं तो उस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन भी है तो इंस्टीट्यूशन का टैक्स तो आप भरिए। आज वहाँ निगम में तो ये इंस्टीट्यूशन बताने का काम करते हैं। जो बिजली का बिल इनका पेंडिंग पड़ा है, जिसके कारण इनका कनेक्शन कटा हुआ है, उसमें भी क्या इंस्टीट्यूशन का बहाना ये लगाएंगे। आज कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और अम्बाड़ा की अगर बात करें, अम्बाड़ा में तो कांग्रेस का कोई नाम लेनिया नहीं है। तो इसी करके आज ये बहाने लगाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस कहती है इंस्टीट्यूशन है तो उनको बताना भी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का भी बिल कौन भरेगा। ये आज इंस्टीट्यूशन का बहाना तो ले रहे हैं, वहाँ पे दुकानें खोलने का इन्होंने काम किया हुआ है, किराए पे दुकानें देने का काम किया हुआ है। वो कैसे है? आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीयत है वो नहीं है टैक्स देने की, और नीयत तो साफ दिखती है। कोई फायदा हो टैक्स देने से अगलों को तो वो करें। आज ताला तो लग चुका है हर एक जगह। इनके किसी भी कार्यालय पे जाके देखिए, सभी जगह ताले लगे हुए हैं। तो इनका तो मतलब ही नहीं है ये भर देंगे। अगर भरने की इनकी इच्छा होती तो आज ये नौबत ना आती, इनको नोटिस ना देने पड़ते। और भी पार्टियों के कार्यालय है, आप जजपा के जिला कार्यालय पे आके देखिए। नोटिस आया था और 19 तारीख को शाम को हमें पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा था। तो उस नोटिस के एवज में कल
हमारे ट्रेजरर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पत्र तैयार करवाया गया और उसको मैं खुद जा कर के नगर निगम में गया था। हालांकि नगर निगम 2-3 दिन के लिए बंद था और वहाँ पर मेरे को ईओ साहब मिले, तो ईओ साहब से मैंने इस पत्र की रिसीविंग ली है। ईओ साहब ने इस पत्र की रिसीविंग दी है और ये बाय पोस्ट कमिश्नर साहब को और प्रोजेक्ट ऑफिसर को, जिनकी तरफ से वो हमें नोटिस आया था, उनको भी हमने भेजा है। इस पत्र के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक टैक्स हमें दिया जाता है तो उसके लिए हमने 2019 में अम्बाला कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला कांग्रेस की तरफ से एक ये पत्र पहले ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें हमने स्पेसिफिकली लिखा जो अभी ये टैक्स आया, जो पहले भी हमारे पास टैक्स आता है वो टैक्स कमर्शियल दिखा करके भेजा हुआ है हमें, और जबकि ये हमारी बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है। और उसको चेंज करने के लिए 2019 में भी हमने ये पत्र लिखा था जिसकी एक नंबर भी लगा हुआ है CMC 8228 31/12/2019। तो पहले भी हमने अर्ज किया था कि इसको रिकैलकुलेट किया जाए। हरियाणा सरकार की 2013 की ये मेरे पास नोटिफिकेशन है 11 अक्टूबर 2013 की। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ये बिल्डिंग आएगी इंस्टीट्यूशनल नॉन कमर्शियल बिल्डिंग आएगी और जिसका रेट 7.5 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से थोड़ा डिफॉल्ट बनता था, उसके अगेंस्ट उनको नोटिस दिया गया है कांग्रेस भवन की बिल्डिंग को, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 13,83,691 का डिफ़ॉल्ट पाया गया था। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव कल आए थे और अपना सबमिशन रिप्लाई देके गए हैं। तो रिप्लाई कंसर्न ब्रांच को फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो एग्जामिन करके उसको रिकैलकुलेट करेंगे। उनका कोई कंटेंशन ये है कि जो कमर्शियल का प्रॉपर्टी टैक्स लगता है जबकि वो उनकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, तो वो हम एज़ पर रिकॉर्ड चेक करके उसको कंसर्न ब्रांच को डायरेक्शन दे दी है कि चेक करके रिकैलकुलेट करके उनको नई डिमांड भेजी जाए। सर कितना पुराना टैक्स है, कब से पेंडिंग है? ये एज पर रिकॉर्ड देखा जाएगा कंसर्न ब्रांच को, 4-5 साल का जितने का भी है पुराना, तो उस हिसाब से उनको डिमांड रेज की है, तो उसके हिसाब से रिकैलकुलेट करके नई डिमांड भेजी जाएगी। तो आगे सर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई एज पर एक्ट की जाएगी। अगर वो नहीं पे करते तो आगे की जो एक्ट के हरियाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर वो पे कर देते हैं तो इट्स ओके। थोड़ा सा पे ना किया तो सील भी किया जा सकता है। CIA धारूहेड़ा पुलिस ने पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 बड़े और 2 छोटे टैंकरों सहित 7 गाड़ियां, 1 पंप मशीन और 1 मोटर बरामद की है। दरअसल 25 दिसंबर को रेवाड़ी जिला के थाना रामपुरा में पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन से तेल चोरी का केस दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। इस पर कार्रवाई करते हुए CIA धारूहेड़ा पुलिस की टीम ने साइबर सेल की मदद से पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 9 आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। अभी 2020 से एक्टिव है ये गैंग, लेकिन 2021 की हमने, क्योंकि अभी इनको कल ही हमने जिस तरह इनको गिरफ्तार किया था, तो पूछताछ में और बात सामने आएगी कि उससे पहले भी इन्होंने कहीं वारदात करी हो और उसमें अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो वो इनसे पूछताछ और की जाएगी। सर आगे इस तरह की वारदातें ना हो, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए? इसकी रोकथाम के लिए हमने जैसा आपको बताया कि हमारी कोशिश यही थी कि हम पूरे गैंग को पकड़ा जाए, ना केवल 1 या 2 सदस्यों को पकड़ के और हम जो है इसको छोड़ दें। उसके साथ साथ अब हम कोशिश करेंगे कि जो इनके खिलाफ साक्ष्य सारे पुलिस ने एकत्रित किए हैं उनको कोर्ट में सामने रख के और उनको सज़ा भी करवाई जाए, ताकि जनरली ऐसा सामने आता है कि इस तरह की वारदातें बहुत ही एक्सपर्ट गैंग जो होता है वही करता है, और तो पूरा गैंग पकड़े जाने के बाद हमें उम्मीद है कि इस तरह की वारदातों पर जो आगे रोकथाम हो सके। इनके सब पहले भी किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट है जो पकड़े गए? हाँ, मैंने बताया आपको, इन्होंने 1 या 2 क्रिमिनल्स हैं इसमें से जिनका ऑलरेडी। कोरोना वायरस पूरे देश में बड़े तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर हरियाणा के चरखी दादरी जिला प्रशासन भी सतर्क है। चरखी दादरी जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदीप गोदारा ने बताया कि सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं। अगर कोई जिला प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों का पालन नहीं करता, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि जिले में सभी दुकानदारों को दुकान में ज्यादा भीड़
इकट्ठा न करने को कहा गया है और जिला पुलिस द्वारा भी विशेष अभियान चलाते हुए चेकिंग की जा रही है। कोरोना दादरी में खुशकिस्मती से अभी अंडर कंट्रोल है। हमारे कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, कोई आईसीयू में नहीं है और बाय ग्रेस ऑफ गॉड कोई डेथ भी नहीं हुई है। ठीक है, फिर भी जो टीमें हैं पुलिस की भी और प्रशासन की भी बाज़ार में घूम रही हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो। आगे ये करूँगा सबसे जनता से कि 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे ना हो। उसके सिवा सरकार की समय समय से गाइडलाइंस आ जाती हैं और जो गाइडलाइंस पहले थी वो 29 तारीख तक सरकार ने एक्सटेंड कर दी हैं। कोई भी फंक्शन होगा बेसिकली वो डिप्टी कमिश्नर से परमिशन के बिना नहीं होगा। ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस है दादरी के लिए भी। तो उसमें हम ये देख लेंगे कि जो भीड़ ज़्यादा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन वाहन चालकों पर चालान किए जा रहे हैं जो बगैर मास्क लगाए ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शहर यातायात पुलिस ने अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते हुए बढ़ते संक्रमण और सड़क हादसों में कमी लाने का एक प्रयास कर रही है। रेवाड़ी जिले में यातायात पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण और यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों के चालान कर उनको नियमों का पालन करवाने का प्रयास कर रही है। शहर ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी और मास्क लगाना जरूरी वाले फॉर्मूले पर सभी को अमल करना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर रहे उनके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने वाहन चालकों को सख्त हिदायतें देते हुए कहा कि मास्क नहीं लगाया तो चालान पक्का कटेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। बीमारी को मद्देनजर रखते हुए जो पैदल चल रहे हैं विदाउट मास्क हैं उनका चालान भी कर रहे हैं, उनको सजग जागरूक भी कर रहे हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट नियम के अनुसार जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं उन गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। विदाउट हेलमेट है मोटरसाइकिल वगैरह पर जो चलते हैं उनका विदाउट हेलमेट या विदाउट डॉक्यूमेंट्स का चालान भी कर एमवी एक्ट के अनुसार उनका चालान भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंप्लेंट्स करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स रखें और घर से बाहर निकलते समय सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें। हरियाणा के पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 में प्रशांत पैथ लैब पर एक डॉक्टर के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर और स्टैंप इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर की शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पलवल में फर्जी लैब और फर्जी लैब रिपोर्ट्स के आधार पर गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे फर्जी हॉस्पिटल पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की ये कार्रवाई दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर सुखपाल सिंह की शिकायत पर की गई, जिसके नाम स्टैंप और डीएमसी नंबर का प्रयोग विभिन्न लैब रिपोर्ट्स और मेडिकल ओपिनियन में किया जा रहा था। मैं अभी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में वर्क कर रहा हूँ आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर में। तो मुझे कमिंग इसी मॉर्निंग ये पता लगा कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। तो उनके एजेंट हैं, वो मेरे पास आए, वो कह रहे हैं कि सर आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं और आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं तो आपने ये रिपोर्ट्स आपने वेरीफाई किए हैं। वो उनके पास कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी तो उन पर मेरा नाम, मेरा स्टैम्प और मेरा डीएमसी नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने मैंने साइन किया था, ना ही वो स्टैम्प फेक थी, साइन भी फेक थे और वो बता रहे थे कि उनसे उन रिपोर्ट्स पे ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल है, इसके अंदर लैब है और लैब है वो प्रशांत के नाम से वो लैब है और ये सेक्टर 2 में है और पलवल में। तो मुझे पता लगा तो उन्होंने बताया कि सर नहीं, आज के नाम पे मेरे पास आपके इंश्योरेंस जो एजेंट है उन्होंने मुझे बताया कि आज ही मेरे पास 3 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो आपने वेरीफाई की हुई हैं, जबकि मैंने ना कोई स्टैंप लगाया है, ना कोई साइन किया है, ना कोई वेरीफाई किया है। और वो मेरे नाम से साइन थी, उन्होंने कहीं से मेरा नाम, मेरे सिग्नेचर, मेरा डीएमसी नंबर कॉपी करके और वो रिपोर्ट्स पे चला रहे हैं।
जबकि जो कि ना मैंने साइन करे हैं, मुझे कोई खबर भी नहीं है। पलवल से कोई वास्ता आपका है? कल डॉक्टर सुखपाल जी हैं जो दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आईसीयू में अभी तैनात हैं। उन्होंने आकर के एक कंप्लेंट कल हमारे को दी थी, जिसमें सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरे नाम से मिसयूज हो रहा है, और सेक्टर 2 हुड्डा में गोरखनाथ हॉस्पिटल है, उसमें पैथ लैब है, उसमें मेरे से फर्जी झूठे साइन कर करके नहीं और झूठी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। इस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर लिए। उसके बाद में जो पैथ लैब को चला रहा था रणधीर सनापंतराम, अल्ली का गांव का रहने वाला है, ये प्रशांत पैथ के नाम से अपनी लैब चला रखी थी, जिसको राउंड अप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है, और आज उसको रिमांड लेने के लिए भी क्या क्या सामने खुलासा होता है उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर ये लैब कब से चल रही थी, मुझे है जानकारी इसमें? लैब को करीब 1 साल हो गया है इसको। सर कितनी फर्जी रिपोर्ट यहाँ से बरामद की गई है? अभी रिकवरी जो है की जा रही है इसमें। सर जो अस्पताल के संचालक है उनसे को बातचीत हुई, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई लिख के दी उन्होंने? हॉस्पिटल के जो संचालक हैं अभी तक उनके सामने जो भी चीज़ें आई हैं उनको ये मालूम था भी इसके पास में जो लैब की डिग्री है वो पास नहीं थी, और उन्होंने जो इसको लैब में रखा वो। हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में बीती आधी रात को रुक रुक कर हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बारिश होने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और इसके साथ ही खेत जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन द्वारा कोई जल निकासी का प्रबंध यहां पर नहीं किया गया है। बता दें कि दोबारा से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है और गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान यहां पर हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।